गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश जो हमारे मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली आँख भी जरूरी है देखने के लिए, लेकिन बिना प्रकाश के आँखों का कोई मतलब नहीं है। ये जैसे एक एकदम कोहरा अंधेरा कमरे में आप बैठे हो, आपकी आँख अच्छी है बट आप क्या किसी चीज़ को देख सकते हो? नहीं। जब तक कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से प्रकाश की किरणें परावर्तित होके, यानी परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है, तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। यानी कहने का मतलब सीधा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पे प्रकाश का गिरना जरूरी है और उस वस्तु से प्रकाश की किरणों का हमारे आंखों तक पहुंचना जरूरी है, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब जो प्रकाश होती हैं वो प्रकाश बहुत सारे किरण, लाखों किरण मिलके एक प्रकाश का बिंब बनता है। जैसे हम टॉर्च मारते हैं तो जब टॉर्च मारते हैं तो उससे जो बिंब निकल रहा है उस बिंब में लाखों किरण होती हैं। किरण क्या होता है? प्रकाश की किरण जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। प्रकाश की किरण जो होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, पतला पतला लाइन, बहुत सारी प्रकाश की किरणें। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई? प्रकाश की किरणें परावर्तित हो सकती है, प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो सकती है। परावर्तन के क्या मतलब है और अपवर्तन का क्या मतलब है, ये हम आगे देखेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो किरण के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे हीट एक ऊर्जा है, ठीक है, हीट एक एनर्जी है, वैसे ही लाइट एक एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी होती है जिस वजह से हम लोग कुछ काम करते हैं, जो एनर्जी यूज करते हैं दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिससे हमारा बल्ब जलता है। वैसे ही प्रकाश भी एक एनर्जी है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश के बहुत सारे गुण भी होते हैं। क्या क्या गुण हैं, एक एक गुण करके चलो हम लोग देखते हैं। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करना मतलब प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय यानी प्रकाश में विद्युत के भी गुण होते हैं और चुंबक के भी गुण होते हैं। तरंग का मतलब क्या हो गया? जो भी तरंग होता है वो इस तरीके से चलता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेव, जैसे सांप चलता है। ठीक है, तो प्रकाश तो सीधा चलता है लेकिन तरंग के फॉर्म में। ठीक है, प्रकाश तरंग के फॉर्म में सदैव सीधा चलता है। और ये जो तरंग है इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक यानी विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण होते हैं, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसे संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे माध्यम इंपॉर्टेंट है। प्रकाश को अगर संचरण करना है, प्रकाश को अगर चलना है तो उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पे माध्यम क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रकाश हवा में गति कर रहा है या संचरण कर रहा है तो वहाँ पे माध्यम हवा हो गया। अगर प्रकाश पानी में संचरण कर रहा है तो माध्यम पानी हो गया। अगर प्रकाश ग्लास में संचरण कर रहा है तो माध्यम ग्लास हो गया।
लेकिन प्रकाश एक ऐसा है जिसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक ना। यानी पृथ्वी की सतह पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की सतह से कुछ दूर तक वायुमंडल है, यानी हवा एक माध्यम है। लेकिन जैसे ही वायुमंडल से बाहर निकलते हैं हम स्पेस में पहुंच जाते हैं। हम सब जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि स्पेस में हवा नहीं है, स्पेस में हवा नहीं है। अब हवा भी नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? वैक्यूम, निर्वात। उसको क्या कहते हैं? वैक्यूम। जहां कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होता, उसको वैक्यूम कहते हैं, यानी हिंदी में निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश निर्वात में भी संचरण कर सकती है, ठीक है। लेकिन साउंड एनर्जी, जैसे हमारा आवाज है, ये भी एक एनर्जी है। साउंड एनर्जी बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी आवाज बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकता। अब इसका एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल साहब का चैम्बर होता है, वैसे मान लो एक कोई ग्लास का चैम्बर है, ठीक है। अब उस ग्लास के चैम्बर से अगर हम हवा को बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा चैम्बर के अंदर, हवा बाहर निकल गया तो। अब उसमें अगर हम बातचीत करेंगे तो आप मेरी आवाज कैसे सुन पाओगे? यानी वैक्यूम में अगर हम बोलेंगे तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आवाज को संचरण करने के लिए एयर मीडियम, वाटर मीडियम या इस तरह का कोई एक माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का आवाज संचरण नहीं कर सकता। परंतु प्रकाश बिना माध्यम के भी संचरण कर सकता है। इसका एग्जाम्पल बताइए सर। इसका एग्जाम्पल है सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा स्पेस है जहां वैक्यूम है, निर्वात है, और सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती है। इसका मतलब साफ है कि प्रकाश को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट, प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं को पार कर जाती है और अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती। अब यहाँ पे पारदर्शी क्या है सर और अपारदर्शी क्या है? पारदर्शी वो होता है जिसके एक तरफ से दूसरे तरफ साफ साफ दिखता है, जैसे रेस्टोरेंट का डोर, दरवाजा ग्लास का होता है, हम बाहर से ही अंदर देखते हैं, लोग बैठे हुए हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ दिख सके। ट्रांसपेरेंट का हिंदी होता है पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है सर? जैसे दीवार, लकड़ी का दरवाजा अपारदर्शी होता है, हमें इस तरफ से दूसरे तरफ दिखाई नहीं देता है, इस तरफ से दूसरे तरफ दिखाई नहीं देता है। सो प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं को पार कर जाती है, अतः हम इसके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती, अतः वह छाया बनाती है। यानी दरवाजा पे अगर प्रकाश पड़ेगी तो छाया बनाएगी, और ग्लास पे प्रकाश पड़ेगी तो ग्लास को पास कर जाएगी, पार कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात जैसे मैंने अभी बताया, जहां हवा भी नहीं है, एयर भी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? निर्वात। ठीक है, सो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होती है सर बताइए? यहाँ लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। सो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नंबर तो बहुत बड़ा है सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है।
कि ये नंबर को कैसे समझें। ठीक है भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो और छोटा कर देते हैं। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 में सर 3 जीरो होता है, तो 3 जीरो कट जाएगा, तो 10 टू द पावर 8 है तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 3 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या होता है सर, यानी 3 में 5 शून्य जोड़ देंगे, 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं नंबर कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी टिक 1 सेकेंड हुआ और प्रकाश की किरण 3 लाख किलोमीटर पार कर गया। बाप रे, बहुत तेज है भाई प्रकाश, समझ गए। चलो अब देखते हैं हम लोग अगला। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं प्रकाश का अगला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस आना, उसको परावर्तन कहते हैं, टकरा के वापस आना। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण आ रही है, किसी सतह से टकरा रही है, टकराने के बाद वापस लौट जा रही है, इसी को बोलते हैं परावर्तन। अब ये जो सतह है, एक कोई भी सतह हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं क्या सतह है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। उच्च कोटि का पॉलिश मतलब एकदम स्मूथ, चकाचक, जैसे कि दर्पण, जैसे कि आईना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश अपनी ही माध्यम में वापस लौट जाती है। अब यहाँ पे अपनी ही माध्यम मैंने बताया था, माध्यम हवा हो सकता है, माध्यम पानी हो सकता है, माध्यम ग्लास हो सकता है। तो अब किस माध्यम में है वो डिपेंड करता है। मान लेते ऊपर में हवा है, पहला माध्यम, मान लेते सतह के नीचे पानी है, ये दूसरा माध्यम। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा के वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे ग्लास रहता और ये पार कर जाती इसको, तो ये वाला क्या कहलाता, अपवर्तन। ये क्या कहलाता, अपवर्तन। इस चैप्टर का क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये परावर्तन हो गया और ये अपवर्तन हो गया। ठीक है, एक परावर्तन हो गया, दूसरा क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो अभी हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी ये अपवर्तन को थोड़ा सा विराम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब कोई घटना घट रही है, परावर्तन हो रही है या अपवर्तन हो रही है, तो उसके नियम होंगे। तो यहाँ पे परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा के वापस अपने ही मीडियम में लौट जाती है तो उसको परावर्तन कहते हैं। ठीक है सर, परावर्तन समझ में आ गया। अब परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सर ये क्या, अब नया आ गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण। यस बेटा, आपतन कोण आपतित किरण से रिलेटेड होगा और परावर्तन कोण परावर्तित किरण से रिलेटेड होगा। अब देखते हैं नीचे भाई क्या क्या दिया हुआ है, आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। आपतित किरण, आजा किरण, टकरा जा किरण। अब किरण टकरा गई सतह से, ठीक है, टकराने के बाद ये वापस अपने ही माध्यम में लौट गई, तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण।
अब ये अभिलंब क्या है सर? अभिलंब जो होता है हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री पे होता है। जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल, यानी ये दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल पे जब हम दो सरफेस और उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं तो ये जो लाइन है ये अभिलंब कहलाता है। इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है। सो चलो, यानी ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा सर। यस, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। अभिलंब के साथ सरफेस का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब जो अपवर्तन कोण होगा वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच होगा। ये याद रखना। बहुत लोग ये सरफेस से बना देते हैं, ये सरफेस से बना देते हैं, जो एकदम गलत है, जो गलत है। ठीक है। कहाँ से होता है? अभिलंब से होता है। सो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण एंगल बनाएगा अपवर्तन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बनाएगा वो अपवर्तन कोण है। ठीक है। चलिए, आपतन बिंदु क्या है सर? आपतित किरण जिस बिंदु पे सरफेस से टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। अच्छा, अपवर्तन कोण समझ में आ गया सर। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल। परावर्तन कोण भी समझ में आ गया सर। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल। ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। चलो, अब नियम समझते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो आई है, एंगल आई जो एंगल आर के बराबर होगा। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम है आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी ये जो आपतित किरण जहां टकरा रही है उसको आपतन बिंदु कहेंगे, और इस बिंदु पे जो अभिलंब है, लाइन है, इसको अभिलंब बोलेंगे। और परावर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं। अब तल को अच्छे से समझना। तल का मतलब कोई सरफेस है, इस सरफेस से सटके आपतित किरण आ रहा है तो परावर्तित किरण इस सरफेस से सटके ही जाएगा, इस सरफेस से हट के नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तल हो गया। ये क्या हो गया? तल। तो आपतित किरण इधर से आ रही है, टकरा के वापस जा रही है। आपतित किरण परावर्तित किरण, और अभिलंब भी इसी सतह से सटा रहेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ठीक है। चलिए, तो ये दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब प्रतिबिंब किसको कहते हैं भाई? प्रतिबिंब इंग्लिश में उसको इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। अब इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यानी किरण हमने कहा क्या कहा था? स्ट्रेट लाइन। तो परावर्तित किरणें, आपतित किरणें नहीं। जैसे ये ग्लास है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से परावर्तित होकर जो जा रही है, तो ये किरण जो है वो परावर्तित किरण है। ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे को, सपोज एक परावर्तित किरण ऐसे जा रही है, दूसरी परावर्तित किरण ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद की, यानी यहाँ पे बन जाएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम
दो परावर्तित या अपवर्तित, दो अपवर्तित या परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तभी प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो हमने समझ लिया कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तभी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब वास्तविक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और आभासी प्रतिबिंब तब बनेगा जब एक्चुअल में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है लेकिन प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। भाई हम लोग जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड कर करके प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत हो रहा है ऐसा खुद को दिलासा दिलाते हैं, और इसीलिए वो आभासी होती है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और यह तब बनती है जब प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है, करती नहीं है। ठीक है, दूसरा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब सर पर्दे पे प्राप्त करना प्रतिबिंब, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अच्छा से समझाइए। बेटा जब आप थिएटर में जाते हो, जो फिल्म देखते हो, चलचित्र, वो क्या है, पर्दे पे प्राप्त किया जा रहा है, यानी वहां पे जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं वो एक्चुअल में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब है इसीलिए पर्दे पे प्राप्त किया गया है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सर आभासी प्रतिबिंब का एक एग्जांपल दीजिए। बेटा आभासी प्रतिबिंब जैसे आईना में आप देखते हो, तो आईना के पीछे जो आपकी इमेज बनती है वो है आभासी प्रतिबिंब, और आईना के पीछे जो इमेज बन रही है उसको आप पर्दे पे कभी नहीं ला सकते। ठीक है, सो आभासी प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। जैसे अगर वस्तु ऐसा है तो प्रतिबिंब उसका उल्टा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, यानी वस्तु अगर ऐसा है तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, इतना तक आप लोग प्रिपेयर करो। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हम लोगों ने समझ लिया जब दो प्रकाश की किरणें, यानी कौन प्रकाश की किरणें, परावर्तित या अपवर्तित, दो प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। सर क्या दो ही हो गए या 3 4 5 हो सकता है? बेटा मिनिमम 2 होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए। जब दो प्रकाश की किरणें, पहली किरण नहीं बेटा जो डायरेक्ट सन से आ रही है, किसी वस्तु से टकराने के बाद वो या तो वो परावर्तित हो रही है या पास करके अपवर्तित हो रही है। तो दो परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहां प्रतिबिंब बनता है। ऑब्वियसली किसी से टकरा के आ रही है तो किसी वस्तु से ही टकरा के आ रही है, उसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब दो या दो से अधिक वास्तविक रूप से
परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और हम लोगों ने आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है बेटा? जो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना है, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना है वो होता है अभिलंब। तो हम देख सकते हैं जो लाइन खींचे हैं ये सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए अभिलंब कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हम लोगों ने पढ़ा। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण हमेशा याद रखना है बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण। सतह से नहीं लेते हैं बेटा, ये नहीं लेंगे, ये रॉन्ग है। ये सतह से नहीं लेंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है। अभिलंब से लेंगे, सो दोनों बराबर होती हैं। अब दूसरा नियम क्या है बेटा? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। तल मतलब ये तल है। अगर इससे सटके आपतित किरण आ रही है तो परावर्तित किरण इसी तल से सट के जाएगी और अभिलंब भी इसी तल पे होगा, यानी तीनों लाइन इसमें सटे होने चाहिए। तो ये तल हो गया, एक ही तल पे होना चाहिए। अलग तल पे हो गया तो ये नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन हम समझ गए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा के वापस अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के कुछ गुण हैं 4-5, और प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करना। अगर एक बार में ना समझ आए तो एक बार और वीडियो को देख लेना, लेकिन पूरा देखना। और उसमें भी नहीं समझ में आए तो अपने डाउट को कमेंट में लिखना मत भूलना। चलो तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।